एक्टिवेटेड इलायची, अच्छाई की एक अलग चमक होती है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं आज बात करने वाला हूं अपने वीर जवानों की, अपने बहादुर जवानों की। जय जवान की बात होगी। लगातार 2.5 महीने से मैं किसानों की बात कर रहा हूं, लेकिन आज बात हमारे बहादुर जवानों की। और मैं ये लगातार कहता आया हूं कि दरअसल जो ये लाल बहादुर शास्त्री ने, उन्होंने तो साफ मन से सम्मान में ये नारा बुलंद किया था, जय जवान जय किसान। लेकिन ये नारा खोखला रहा है। 60 के दशक में ये नारा बुलंद किया गया था। किसी को भी ना जवान की परवाह है और ना किसान की, जबकि जवानों ने और किसानों ने आज जिस भारत पर हम गर्व करते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम भारतीय हैं, सबसे अहम योगदान जवान और किसान का है। नेताओं का नहीं, पत्रकारों का नहीं, हमारा भी योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान किसानों का और जवानों का है। तो मैं जवान की बात क्यों कर रहा हूं? कल आपने देखा होगा देश भर के तमाम चैनल्स चीन के साथ जो हमारा समझौता हुआ है उस पर बातचीत कर रहे थे, चर्चाएं हो रही थी और ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी और लाल हरी नीली पीली पट्टियां चल रही थी कि ड्रैगन को, चीन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है। 15 जून 2020 जो हमारे 20 बहादुर जवानों ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, बलिदान दिया था, शहादत दी थी, अल्टीमेट सैक्रिफाइस, देश के लिए अपनी जान, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे अपनी सीमा बचाने के लिए। उनका जवाब दे दिया है भारत ने चीन को। अब दरअसल देश में दिक्कत क्या हो गई है? राजनीतिक बयानबाजी वो कुछ ज्यादा ही हावी हो गई है। एक सत्ता पक्ष की तरफ से बयान आता है, विपक्ष से पलटवार आता है, और इस राजनीतिक चिल्पों में जमीनी हकीकत क्या है, असल में लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में क्या हो रहा है, ये हम भूल जाते हैं या हमें कोई समझाता ही नहीं है। 10 महीने हो गए हैं, तकरार है, तनाव है सीमा पर। पिछले साल अप्रैल से उसकी परिणति हुई 15 जून को, 14-15 जून की दरमियानी रात को, जब हमारे 20 जवान शहीद हुए। चीन ने घुसपैठ की, नापाक इरादों को नाकामयाब किया भारतीय सेना ने। लेकिन सवाल उठे, चीन अंदर घुस आया है क्या? फिंगर 8 पैंगोंग सो का जो नॉर्थ का इलाका है, उत्तरी पैंगोंग सो की बात करूं, ये नदी बल्कि मैं कहूं झील, 135 स्क्वायर किलोमीटर की ये झील है। और 3 इडियट्स नाम की फिल्म के बाद आपको इसके बारे में जानकारी हुई, पर्यटक भी जाने लगे। 135 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में लगभग 95 किलोमीटर चीन के कब्जे में है, 40 हमारे हाथ में है। इसका जो उत्तरी तट है, वहां पर फिंगर 8 तक हमारा इलाका है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हालांकि इस पर चीन का अलग पक्ष है, हमारा अलग पक्ष है। वो अंदर तक घुसा आया था, फिंगर 3 तक। अब कल जो रक्षा मंत्री ने संसद में बयान दिया कि जो नॉर्थ बैंक है और साउथ बैंक है पैंगोंग सो का, वहां से पीछे हटने को तैयार हो गई हैं चीनी फौज भी और भारतीय सेना भी। अब हम फिंगर 3 पर रहेंगे, धन सिंह थापा जो हमारी पोस्ट है, वहां पर हम रहेंगे। चीन चला जाएगा फिंगर 8 तक। और साउथ पैंगोंग सो में, जहां पर कैलाश रेंज है, जहां पर जो ऊंचाइयां हैं, अगस्त और सितंबर में हमारे बहादुर जवानों ने वो ऊंचाइयां अपने कब्जे में ले ली थी। चीन के पेट में दर्द भी हुआ था, वहां उनकी गैरिसन होती थी। ऊंचाई से प्लेन्स पर सारी चीनी सैन्य गतिविधियां हमारी निगाह में थी, हमारी नजरों में थी। अब हम साउथ बैंक
और नॉर्थ बैंक से पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। साउथ बैंक में वर्चस्व हमारा था, नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 तक हमारा इलाका है, लेकिन वहां जाते नहीं थे। ये अभी एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको। तो हम फिंगर 3 तक आ गए, फिंगर 4 क्यों नहीं? चीन सलामी स्लाइसिंग के लिए जाना जाता है। सलामी स्लाइसिंग, जो नॉनवेज लोग नहीं हैं, सलामी को ऐसे काटते हैं धीरे धीरे, पतली पतली परतें, तो वो थोड़ा थोड़ा इलाका अपने कब्जे में करता रहता है। टैंक वापस जा रहे हैं, 200 टैंक वापस चले गए चीन के। तो चीन क्या घबरा गया है? पहली नजर में ऐसा दिखता है, लेकिन पैंगोंग त्सो से भी ज्यादा अहम सामरिक, सैन्य, कूटनीतिक लिहाज से वो डेप्सांग का इलाका है। 952 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा जमाए बैठा हुआ है। वहां पर एक बॉटलनेक इलाका कहते हैं, वाई जंक्शन उसे 18 किलोमीटर अंदर तक, वहां तक पहुंच गया है चीन एलएसी से। अभी कहा जा रहा है कि 4 हफ्ते में पैंगोंग त्सो के नॉर्थ और साउथ में जो डिसएंगेजमेंट है, पीछे हट जाएंगी सेनाएं, और 4 हफ्ते के बाद 48 घंटे के भीतर बातचीत शुरू हो जाएगी डेप्सांग को लेकर भी। डेप्सांग में हमने 255 किलोमीटर की दरबेक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड बनाई है। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है। 16,700 फीट की ऊंचाई पर हमारा दौलत बेग ओल्डी हवाई अड्डा है। इससे हम चीन की सारी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। चीन को इस बात की बहुत घबराहट है, और जो अक्साई चिन का इलाका पकड़ रखा है, अवैध कब्जा है चीन का, उस अक्साई चिन, पूर्व में अक्साई चिन और पश्चिम में सियाचिन ग्लेशियर के बीच में यह डेप्सांग इलाका आता है। इस पर हमारा कब्जा नहीं रहता है, चीन घुसपैठ कर लेता है। तो आप समझ सकते हैं अक्साई चिन और सियाचिन ग्लेशियर, सीधा रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है क्या चीन? उस पर हम बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, और क्या हमें बातचीत करनी चाहिए? तो आज कोई राजनीतिक चिलपौ नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, सीधे तथ्य, और इनका जवाब देने के लिए मैं बिल्कुल सीधे सवाल पूछूंगा। जवाब देने के लिए एक्सपर्ट्स हैं, फौजी जिन्होंने इस इलाके में देश के लिए जिम्मेदारी निभाई है। मेरे साथ डिप्लोमैट हैं, मेरे साथ इस इलाके को समझने वाले, इसकी हिस्ट्री को जानने वाले एक्सपर्ट्स हैं। तो पहले आपको राजनाथ सिंह ने क्या कहा, राहुल गांधी क्या पलटवार कर रहे हैं, हम राजनीति में बिल्कुल नहीं जाएंगे, पर राजनीति कैसे हावी होती है उसकी वानगी देखिए, फिर तथ्यों पर आएंगे। दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा, और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जमीनी हकीकत क्या है? चर्चा में मेरे साथ विवेक काटजू, सचिव रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में, और ये जो खित्ता है इसके फॉरमोस्ट एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान की बात हो, चीन की बात हो, इनसे बेहतर अंदर खाने की खबर और क्या हो रहा है बहुत ही कम लोग समझते हैं। मेरे साथ फुनसुक स्टॉपदेन हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, लद्दाख से ही आते हैं। ये हमें बताएंगे वहां पर क्या हो रहा है। एक बताया जा रहा है, हकीकत क्या है।
और 3 प्राउड सोल्जर्स मेरे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड, वाइस चीफ रह चुके हैं आर्मी के, और मुझे ये लगातार कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं, और मैं इसको कंप्लेंट भी मानता हूं कि बहुत सीधे, बहुत डायरेक्ट सवाल पूछते हो संदीप। तो सर, आज भी डायरेक्ट सवाल मैं पूछने वाला हूं। मेरे साथ मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड और मेजर जनरल अश्वनी सिवाच रिटायर्ड चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं 14 कोर के, वो जाबाज सिपाही जो लद्दाख की हिफाजत की अहम जिम्मेदारी जिन्हें दी जाती है, उनके सदर थे। तो मेरा पहला सवाल विवेक आरजू आपसे, मैं ये नैरेटिव, हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज से दूर जा रहा हूं। आज ये बताया जाए 8 महीने बाद, 8 महीने हो गए, हमारे 20 जवानों ने शहादत दी थी, कुर्बानी दी, और बताया गया देश को उनके एक एक खून के कतरे का हिसाब लेंगे चीन से। हिसाब ले लिया गया है क्या जब हमें यह बताया जाता है कि पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी तट पर अब हम ट्रूप्स को वापस लेंगे, हम फिंगर 3 तक आ जाएंगे ऊपर, वो फिंगर 8 तक चले जाएंगे? देखिए, जिस तरह आपने प्रश्न पूछा है उसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वक्त सवाल है सामरिक और राजनयिक। सामरिक दृष्टि से क्या सिचुएशन है और जमीनी हकीकत क्या है, वो मेरे साथ जो मिलिट्री के लोग बैठे हैं और स्टॉब्दन साहब हैं, वो आपको अच्छी तरह बता पाए। मैं इतना कह सकता हूं आज के दिन कि एक डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुआ है। उस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पर हमारे रक्षा मंत्री ने बयान दिया है। मेरा मानना यह है कि ये सामरिक बातें जो हैं उनको राजनीति से दूर रखना चाहिए, और वही आज आपने कोशिश करी है करनी। लेकिन हमारे राजनेता जो हैं वो राजनीति तो करेंगे। इस वक्त एक जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है उसका पूर्ण रूप से मूल्यांकन करना जरा मुश्किल है, क्योंकि जैसे रक्षा मंत्री ने खुद कहा है कि ये तो शुरुआत। बिल्कुल सर, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं खुद पत्रकार हूं, मैं भी एक चैनल में काम करता हूं, हमने भी पट्टियां चलाई। ये क्या, ये जल्दबाजी होगी, ये कहना ड्रैगन को छका दिया, डरा दिया, भगा दिया। अभी वो 4 हफ्ते का वक्त है। ये डिसएंगेजमेंट जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है कि ट्रूप विड्रॉल होंगे, ये 2 बार पहले भी अटेम्प्ट किया जा चुका है, और वहां पर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है एक, जो दरअसल जो पीएलए है वहां की आर्मी, उस पर पूरा कंट्रोल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का है। वो बताता है सीसीपी को, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को, और फिर सरकार तक जाता है। वो 2 बार पहले भी खत्म हो चुका है। तो हमें देखना होगा कि ये विड्रॉल कितना होता है, कहां होता है और कैसे होता है। इस पर एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं जी। ये साफ है कि ये जो प्रोसेस है, जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें भारत के शीर्ष नेतृत्व का भी की अग्रीमेंट होगी और चीन के शीर्ष नेतृत्व की भी होगी। इसमें ये कोई संदेह नहीं है मुझे कि ये मिलिट्री कमांडर्स चाइना के अपने आप नहीं कर रहे हैं। उन्होंने टॉप लीडरशिप, आपने जैसे बताया, जो उनकी मिलिट्री कमीशन है, और उससे ज्यादा मुझे तो यहां तक ये लगता है कि ये पोलिट ब्यूरो में भी डिस्कस हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत नाजुक मामला है, दोनों देशों के रिश्तों का मामला है, ये मामला बहुत चला है। तो मूल्यांकन करना इस वक्त मुश्किल मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये पहला फेज है। उसके बाद राजनाथ जी ने खुद ही कहा है कि इसके बाद चर्चा और होगा कि जो विवादित और जगहें हैं जहां पर पिछले साल चीन ने गतिविधियां की थी, उस पर फिर बातचीत होगी। तो बिल्कुल बिल्कुल जनरल गुरमीत, सामने नहीं मैं समझ गया सर। जनरल गुरमीत, मुझे ये बताइए, अगर मैं ये कहूं पैंगोंग त्सो जो ये इलाका है, देखिए जमीन कोई भी हो हमारी, उस पर हम किसी को कब्जा तो करने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर पैंगोंग त्सो में उत्तरी तट पर
हम फिंगर 3 तक आ जाएं, चाइना फिंगर 8 तक चला जाए, और दक्षिणी पैंगोंग त्सो का जो इलाका है, कैलाश रेंज, चुशुल जो इलाका है, वहां पर जो हमने हाइट्स पकड़ ली थी उनसे हम नीचे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पेट में दर्द अगस्त सितंबर में आप मेरे शो में आते थे, जो हमारे बहादुर सिपाहियों ने किया, चीन के जबरदस्त पेट में दर्द हुआ, उनके पूरे गार्रिसन पर हमारी निगाहें टिक गई थी। तो यह दरअसल सूट किसे कर रहा है? चीन इतनी तत्परता जो दिखा रहा है, देखिए मैं चीन पर कतई भरोसा नहीं करता। वो 200 टैंक अपना इतनी जल्दबाजी में, तुरंत फुरत में उसने जो वापस भगाए हैं, वो चाह रहा था क्या कि दक्षिणी पैंगोंग त्सो इलाका जो है वहां से भारत ने जो हाइट्स कब्जा लिया, अरे भारत किसी तरह से वापस चला जाए। आपका सवाल मैं समझ गया हूं, और मैं आज फिर आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं कि आज आपने पॉलिटिक्स को बाहर रखा है इस विषय से, क्योंकि जब बात होती है सिक्योरिटी की, सॉवरेनिटी की और टेरिटरी की, तो उसमें कोई एजेंडा और बायस नहीं हो सकता है। और जो आपने प्रश्न पूछा है नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक के बारे में, और ये जो डिसएंगेजमेंट शुरुआत किया है, इसमें देखिए एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि 29 अगस्त के बाद में जो साउथ बैंक है उसमें भारत ने एक बहुत मजबूती इख्तियार कर ली थी, जो डोमिनेटिंग प्लेसेस हैं वो ले लिए थे। लेकिन अगर आप इस डिसएंगेजमेंट के एग्रीमेंट को बारीकी से देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हुई थी उसको खत्म किया जाएगा। ये फेस तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से और वेरीफेबल तरीके से होगा, और ये सिमिलर एक्शन होगा दोनों साइड से। और देखिए एक बात समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैं 2002 में बीजिंग गया था और उस एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग का हिस्सा था जिसने एलएसी परसेप्शन के मैप्स देखे थे दोनों साइड के। तो मालूम है कि ये भारत की जो एलएसी परसेप्शन है वो फिंगर 8 तक है। हाँ। और अभी चाइना फिंगर 8 के ईस्ट में जाएगा, मतलब उनकी तरफ जाएगा। तो ये हमारा जो रणनीति रही है, ये हमारा जो बॉटम लाइन रहा है, ये जो हमारा स्टैंड रहा है, ये बिल्कुल वेरीफाई होता है एलएसी के ऊपर में। नहीं सर, एक सेकंड के लिए रोकूंगा। जनरल गुरमीत एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं सर। फिंगर 8 तक हमारा इलाका है, फिंगर 8 से पीछे चला गया चीन। एक मिनट सर, एक मिनट। चीन चला गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम फिंगर 4 तक तो पहले ही होते थे और पेट्रोलिंग करते थे फिंगर 8 तक। हम फिंगर 3 तक आने को तैयार क्यों हो गए? धन सिंह थापा पोस्ट तक आने को तैयार क्यों हो गए? सलामी स्लाइसिंग का मौका दे रहे हैं क्या हम चीन को? देखिए जी, ऐसा है कि अगर आप चाइना की परसेप्शन देखेंगे एलएसी के बारे में, तो उनकी एलएसी की परसेप्शन फिंगर 4 तक है और हमारी परसेप्शन फिंगर 8 तक है। जो फिंगर 4 और 8 का इलाका है, ये एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है। अभी एलएसी क्लैरिफिकेशन की जो एक्सरसाइज है अभी तक खत्म नहीं हुई है वेस्टर्न और ईस्ट लद्दाख के इलाके में। हम पहले भी अप्रैल 2020 से पहले हम अपना पेट्रोल फिंगर 8 तक लेके जाते थे, और जो चाइना है उनका पेट्रोल फिंगर 4 तक आता था। और जो हमारी परमानेंट पोजीशन थी इस इलाके में जहां से पेट्रोलिंग करते थे, वो उस वक्त भी फिंगर 3 के पास में धान सिंह थापा पोस्ट थी, और जो चाइना है वो आते थे श्रीजाप से, जो फिंगर 8 के ईस्ट में है। लेकिन इसमें जो 2020 में चाइना ने जो गलत काम किया, जो उन्होंने एक ब्लंडर मिस्टेक और एक स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की, जिसके अंदर में उन्होंने फिंगर 4 और 8 के बीच में अपना टेम्पररी पोजीशन बनाने की कोशिश की, वो बिल्कुल गलत था। वो जितने 5 एग्रीमेंट किया उसके बरखिलाफ था। तो मतलब चीन को हमने वापस भेज दिया। तो सर जनरल साहब, स्टेटस को एंटे अप्रैल वाली स्थिति, अप्रैल वाली यथास्थिति बरकरार हो गई है क्या? इस बारे में रक्षा मंत्री ने कुछ नहीं बोला। जनरल साहब, आप ही से सवाल था। जनरल गुरमीत, आपका फोन कट गया है। जनरल सिवाच, स्टेटस को एंटी अप्रैल वाली यथास्थिति कायम हो गई है क्या? पैंगोंग की बात करते हैं, अभी देप्सांग पे भी आता हूं। जनरल सिवाच,
स्तोपदेन साहब, आप बताइए, स्टेटस को एंटे अप्रैल वाली यथास्थिति कायम हो गई है क्या पैंगोंग त्सो में? शायद किसी को पसंद नहीं आ रहा जिस तरह की हम चर्चा कर रहे हैं, सारी फोन लाइन एक साथ बैठ गई हैं। जनरल दयाल, अप्रैल वाली यथास्थिति बरकरार हो गई है क्या? देखिए संदीप, आप लोग सब एक बहुत बड़ा मुद्दा मिस कर रहे हो जो कि नहीं करना चाहिए। मुद्दा सिर्फ पैंगोंग त्सो झील के नॉर्थ जो 4 फिंगर्स है उसका नहीं है। अगर मुद्दा काराकोरम पास से लेके, मैं उस पर आ रहा हूं, पहले मैं यहां पर यथास्थिति बरकरार हुई क्या पैंगोंग में? देखिए भाई साहब, आप एक देखिए, आज अगर दोनों एक्सपर्ट एक बात मानेंगे कि अगस्त के बाद आप टैक्टिकली स्ट्रैटेजिकली फर्स्ट टाइम ईस्टर्न लद्दाख में एक डोमिनेंट पोजीशन पर है, स्ट्रैटेजिकली एक स्ट्रांग पोजीशन पर है। जो अगस्त से पहले चाइना ने किया, जो डेप्सोंग में किया, जो गालवन में किया, जो पैंगोंग त्सो लेक के नॉर्थ में किया, सब चाइना ने किया। लेकिन एक मूव से आपने उसका टर्न अराउंड फ्लैंक कर दिया। आप एक ऐसी स्ट्रांग पोजीशन पे आ गए जो कि आपकी है। पहली बात, कैलाश रेंज चुशुल सेक्टर की बात कर, वो मैं बात कर रहा हूं। जब आप लोग सब इसको डिवाइड कर रहे हो साहब, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हो साहब, ये बिल्कुल देश के हक में नहीं है। देश के हक में है कि आज तक हम पहली बार एक डोमिनेंट पोजीशन में हैं। पहले तो रक्षा मंत्री की उस बात पे जाइए जिन्होंने कहा कि 1950 से में जब ये विवाद शुरू हुआ, उससे पहले जितनी भी ट्रीटीज थी वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज थी और उन ट्रीटीज के तहत ये सारा का सारा इलाका हमारा था। 1962 में 38,000 किलोमीटर उसने ले लिया, स्क्वायर किलोमीटर। अगर अब वो एक भी इंच आगे बढ़ता है तो 38,000 प्लस किलोमीटर बढ़ता है, प्लस एक स्टेप बढ़ता है। 38 में 5,000 स्क्वायर किलोमीटर और जोड़ दो, मुझे नहीं पता, 43 स्क्वायर थाउजेंड किलोमीटर। एक भी स्टेप लेता है तो वो हमारी टेरिटरी में ले रहा है। पहले तो परसेप्शन क्लियर करो, अगली पीढ़ी को ये परसेप्शन मत दो, अगली पीढ़ी को सीधी परसेप्शन दो, उसके पास 38,000 है, वो वापस लेना है। पहली बात पे, जब आप पहली बार एक स्ट्रांग पोजीशन में हो तो आप अपनी स्ट्रांग पोजीशन से शुरू कर रहे हो साहब। अगर आप पूरी कैलाश रेंज खाली कर देते हो तो साहब, और वो सिर्फ फिंगर 4 से फिंगर 8 पे गया, तो वो तो आपका इलाका है। मेरा मानना यह, वो सिरजब बेस में बैठा है और सिरजब बेस के बाद उसकी कभी इमेजिनेशन ही नहीं थी। तो ये बोल देना कि वो फिंगर 4 से फिंगर 8 पे चला गया, फिंगरों में मत उलझो। मेरा मानना यह है कि हमारी सेंसिटिविटी क्या है, पूरी सेंसिटिविटी हमारी, और ये अभी सिवात साहब बता देंगे क्योंकि वो वहां सर्व किया उन्होंने। हमारी सेंसिटिविटी है काराकोरम पास से लेके और कंप्लीट गलवान तक, डेप्सोंग लोग, डीबीओ, दरबुक, शॉक जो रोड है वो हमारी सेंसिटिविटी है ना। काराकोरम तक वो डीबीओ तक है। हमारी सेंसिटिविटी साउथ ऑफ, उसकी सेंसिटिविटी है ना, साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो चाइना की सेंसिटिविटी है। आप उसकी सेंसिटिविटी को रिलीज कर रहे हो, अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन रिलीज कर रहे हो, छोड़ रहे हो। और जो हमारी अगर फेज वाइज है, वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर पीसफुल रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ, बहुत बढ़िया बात है। तो भाई हमारी जो सेंसिटिविटीज है पहले वहां से वेरीफाई करो। तो आप कह रहे हैं कि हमें डेप्सोंग से शुरू करना चाहिए था। डेप्सोंग में बिल्कुल वहां गया जहां 1 अप्रैल को था, उसके बाद गलवान में गया जब 1 अप्रैल को था, उसके बाद 1 अप्रैल की स्थिति में गया, गोगरा में गया। जब वो इन सबको पेट्रोलिंग पॉइंट्स को क्लियर कर देता है और अपनी उस स्थिति पे जाता है जो 1 अप्रैल 2020 को थी या 1962 के बाद थी, तो उसके बाद आप बोलिए साहब ये कैलाश रेंज मेरी है। मैं और देखो 2-3 बात और मैं बताऊंगा, एक छोटी बताऊंगा। देखिए, हमें कोई डर नहीं है कैलाश रेंज पे बैठने का, और मेरे दोनों सीनियर्स हैं, दोनों बताएंगे कि हम तो ट्रेन है भाई, एलसी पर बैठे 70 साल से। हर तीसरे महीने, हर महीने, हर हफ्ते कैजुअलिटी होती है। हम एलएस, और हम इतने दिन से बैठे हुए दुनिया की सबसे चूटी, सबसे कड़क जहां पे बैठे, शाहचंद ग्लेशियर में बैठे हुए। हमारे पास 30 साल का तजुर्बा है। चाइना के पास नहीं था, तो किसको जल्दी है? चाइना को डिसएंगेजमेंट की जल्दी है ना, हमें नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली वी आर स्ट्रांग एंड वी शुड नॉट। स्तोपदेन साहब, वी शुड नॉट। जो जनरल बिशंबर दयाल कह रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, जो साउथ बैंक है पैंगोंग त्सो का, जो हमने कैलाश रेंज पर कब्जा कर लिया, हमने हाइट्स पकड़ ली, चीन को जबरदस्त परेशानी हो रही थी। हम एक मिनट, हम सबसे पहले वहीं से डिसएंगेज करने को तैयार हो गए। हमें डेप्सांग से शुरू करना चाहिए था। आपका व्यू क्या है सर? मुझे नहीं लगता है कि ये सेंसिटिविटी
या इधर का हो या उधर का हो, कोई मिलिट्री सिचुएशन को लेकर सेंसिटिविटी है, अल्टीमेटली ये पॉलिटिकल सेंसिटिविटी होता है। तो कहाँ पे किस तरह कहाँ कैलकुलेट होता है मुझे नहीं पता है। और इसका वेदर सिचुएशन को देके ठंडी मौसम की वजह से बहुत सारे विश्व में पूरा चेंजेस आ गया। ट्रम्प साहब जाने के बाद बहुत सारे कैलकुलेशंस हुए होंगे। मुझे नहीं पता है, कोई इस डायलॉग का कोई पार्ट तो हम रहे नहीं, लेकिन विदेश मंत्रालय के लोग वहां पे थे 6th राउंड ऑफ टॉक में, 9th राउंड ऑफ टॉक में मोल्दो में थे। तो सरकार को सारी जानकारी है और सरकार ने अपना फैक्चुअल पोजीशन बताया है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा एक तरीका निकाला है, क्योंकि इससे बाहर आने का कोई और ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास। या तो इसको एस्केलेट करते, फुल वॉर में तब्दीली करते, या बिल्कुल फुली कंप्रोमाइज करते थे। तो और क्या आपके पास रास्ता है, मुझे नहीं समझ में आता है। डेप्सांग के बारे में कि डेप्सांग के बारे में बात करेंगे। बॉटलनेक की बात हो, जो वाई जंक्शन भी कहते हैं, 18 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है चीन। हमारी जो 255 किलोमीटर की दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड है, उस पर वो सेंसर्स भी लगाता है, बीच में कहीं ना कहीं हमारी ट्रूप मूवमेंट को डिसरप्ट करने की भी कोशिश करता है। वहां पर वो बरकरार है ना। ये एक हमारे लिए दिक्कत है सामरिक दृष्टि से, क्योंकि आप इस इलाकों को हम सबसे बेहतर समझते हैं। वो तो शायद रक्षा मंत्री ने खुद ही कहा कि फेस मैनर पे बात करेंगे। जब ये सिचुएशन ठीक हो जाएंगे तो अगले बार उस पे बात होगी, गलवान पे बात होगा, गोगरा पे बात होगा। देमचोक में कुछ ऐसे एरिया है जिस पे अभी बात ही नहीं हुआ है। तो बहुत सारे इलाके हैं, एक एक करके। कहने का मतलब ये है कि प्री अप्रैल 2020 के सिचुएशन को रिस्टोर करने के लिए बहुत अच्छी एफर्ट्स हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये चर्चा कर रहे हैं, गलतफहमी पैदा कर रहे हैं हर जगह कि हमने कंप्रोमाइज कर दिया। कहां से कंप्रोमाइज हुआ? उल्टा जो एलएसी का सिचुएशन को रीइंफोर्स किया गया है। चाइनीज तो मानते नहीं थे फिंगर 8 तक उनका एलएसी है, वो 4 तक आते थे। कम से कम इस एग्रीमेंट से फिंगर 8 तक तो इस्टेब्लिश हो गया ना। चाहे हम जाते थे नहीं जाते थे वो अलग बात है। पुराने मैप में अगर एलएसी फिंगर 8 तक थे तो अभी इस एग्रीमेंट के थ्रू उसको रीअफर्म किया गया था। जो बीच में थोड़ा सा हेजी हो गया था, वो भी आते थे, हम भी जाते थे, तो बीच में पड़े रहते थे। हाँ, अभी ये हो गया कि एरिया डिनाइल फॉर पेट्रोलिंग। आगे हम जा नहीं सकते, वो नहीं आ सकते, वो एक सिचुएशन हुआ है। पर मुझे ये लगता है ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, जो नो पेट्रोलिंग एरिया जो बनाया है, जिसमें कि वो भी नहीं आएंगे, हम भी नहीं जाएंगे। पर शब्दन साहब देखिए, आप चाइना और उसकी मानसिकता को समझते हैं। चाइना का अगर मैं बिल्कुल आसान सरल भाषा में कहूं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला खेल होता है। वो एक जगह दबाव बनाता है, निगाहें कहीं और होती हैं। तो डेप्सांग को इग्नोर करना क्या अभी ठीक है? या ठीक है आप जो कह रहे हैं कि एक शुरुआत हुई है, डेप्सांग का भी नंबर आ जाएगा, वहां पर भी जो चीन की कारगुजारियां हैं हम उनको फोर्स करेंगे वापस जाने के लिए? कुछ और टेक्निकल रीजन हुए होंगे जिसकी वजह से अभी डेप्सांग को लेके हम बात नहीं कर सकते हैं। वहां तो चिड़िया जो उड़ती चिड़िया जो है ना, फट के नीचे गिर जाता है अभी इस टाइम पे, अभी इसी वक्त में भी। मार्च तक इस तरह सिचुएशन रहता है। अगर तो कुछ करेंगे भी तो क्या करेंगे उधर? बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं मैं वहां सर्व किया हूं, एलएसी पे रहा हूं 70 साल से, 70 साल पे वहां पे बैठे थे, तो चाइनीज कैसे घुसे फिर? हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि 70 साल तक हम वहां बैठे हैं, तो बस 70 साल तक आप क्या कर रहे थे? तमाशा देख रहे थे क्या? तो घुसे कैसे जब 9000 स्क्वायर किलोमीटर या 900 किलोमीटर पे घुस गए? हाँ, 952 किलोमीटर उन्होंने अपना हमारा इलाका उस पर कब्जा किया हुआ है। वो तो कैसे आ गया? किसने आने दिया उनको? कैसे आ गया? तो ये सवाल ये जवाब देते नहीं है कोई। जो 70 साल की बात करते हैं, 1978 के बाद देखिए, या तो एलएसी की बात कीजिए, या अक्साई चीन की बात कीजिए, या इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कीजिए, या लद्दाख के बारे में बात कीजिए। सिचुएशन ये हो गया है कि अभी लोग लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं, एलएसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लद्दाख 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 लद्दाख। क्या लद्दाख कोई नया कोई कंट्री बन गया क्या, जिसकी वजह से हम लड़ाई कर रहे हैं उस पर? इसीलिए ये जो डिस्कोर्स जो है, अनकंट्रोल्ड डिस्कोर्स था। अभी हर मिनट में लद्दाख की बात करते हैं,
अब हमें पता था कि एक ताइवान का प्रॉब्लम है, एक तिब्बत का प्रॉब्लम है, एक हांगकांग का प्रॉब्लम है, एक सिंकियांग का, लद्दाख का प्रॉब्लम तो नहीं था। लद्दाख में सिर्फ बाउंड्री का प्रॉब्लम था। बाउंड्री को छोड़ के अभी लद्दाख पे आ रहे हैं, तो ये हमारे डिस्कोर्स में भी एक गलत चीजें तरीके अपनाया है, जिसके हमें लॉन्ग टर्म अभी ये नतीजे भोगते पड़ेंगे। प्लीज लद्दाख के बारे में बात कीजिए, एलएसी के बारे में बात कीजिए। एलएसी के बारे में बात होनी चाहिए, और एलएसी की जब बात होगी तो डेप्सांग इलाका सबसे बड़ा, अगर मैं 823 किलोमीटर की जो एलएसी है पूर्वी लद्दाख में जनरल सिवाच, तो उसमें डेप्सांग सबसे बड़ा इलाका है। फुंगसुक सौबदन भी कह रहे हैं 952 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा इलाका है वो कब्जा किया हुआ है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। और यहां पर यह समझना जरूरी है, यहां पर दौलत बेग ओल्डी हमारी हवाई पट्टी है, हम उन पर निगाह रख सकते हैं। और अप्रैल मई से पिछले साल वहां पर जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं 11, 12, 12A, 10, 11, 12, 12A और 13, वहां पर चीन हमें पेट्रोलिंग भी नहीं करने दे रहा है। हकीकत बयां कर रहा हूं या गलत जानकारी दे रहा हूं जनरल सिवाच? हाँ बिल्कुल ठीक दे रहे हो संदीप। देखो आपने बहुत ठीक बताया, इसमें 3-4 पॉइंट आते हैं जो एग्रीमेंट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। जो नॉर्थ ऑफ पेंगेंगसो के अंदर वो फिंगर 8 पे चले जाएंगे और हम फिंगर 2 और 3 पे आएंगे, इसमें कोई कमी नहीं, इसमें काफी ठीक हुआ है जैसा भारत चाहता था। मगर मेरे 2 ऑब्जर्वेशन हैं कि एक तो ये जो साउथ ऑफ पेंगेंगसो में क्लास रेंज को वेकेट करने की बात है, जो कि बताया नहीं गया है, बोला गया है कि साउथ ऑफ पेंगेंगसो में भी होगा। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो क्लास रेंज जो कि रिजंगला, रिचिंगला और आपका स्पांगुर गैप और मगर हिल और गुरुंग हिल जो हमने 29-30 अगस्त को लिया है, जिससे हम चशुल मोल्दो बाउल को डोमिनेट करते हैं, और कहीं ना कहीं स्पांगुर गैप को भी हम एक प्रकार से फायर एंड ऑब्जर्वेशन से अपने डोमिनेट करते हैं, वो अगर हम दे देंगे तो वो जो एडवांटेज हमने गेन किया था 29-30 को वो चला जाता है। उसके कारण ही चीन राजी हुआ है ये बातचीत करने के लिए। और आप डेप्सांग की अभी बात नहीं कर रहे, मुझे मालूम है कि डेप्सांग की बात आगे करेंगे। शक और सवाल है नहीं मैं डेप्सांग पर ही आ रहा हूं। डेप्सांग में ये पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 13 है जहां पर वो नहीं हमें अब पेट्रोलिंग करने दे रहे। और यही वो इलाका है जो ये सब सेक्टर नॉर्थ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, चीफ ऑफ स्टाफ रहे, ये कितना अहम है। एक तरफ अक्साई चिन, दूसरी तरफ सियाचिन, बीच में ये इलाका, और यहां पर घुस गया है चीन। बिल्कुल ठीक बोला। तो मैंने आपको एक तो ये बताया कि जो हम साउथ ऑफ पेंगेंगसो में क्लास रेंज अभी छोड़ रहे हैं वो मुझे लगता है जल्दबाजी है। पहले हमें डेप्सांग को रिजोल्व करना चाहिए, क्योंकि डेप्सांग एक ऐसा है इलाका जिस इलाके में जो आपने बोला इतना 900 के स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 7 से 8 किलोमीटर अंदर आया है, और पेट्रोल पॉइंट 10 से लेके 13 तक नहीं आ रहा। असलियत में देसी भाषा में यह है कि ये जो दौलत बेग ओल्डी का जो सब सेक्टर नॉर्थ है वो उसकी बहुत अहमियत है। वो 8 किलोमीटर साउथ ऑफ आपका काराकोरम पास है, वहां से आप गिलगित बाल्टिस्तान को भी डोमिनेट करते हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसके साथ आप हाईवे जो जा रहा G219 सिंगजांग से लासा और अक्साई चिन। अब चीन जहां आ गया है उससे उसको डेप्थ मिल गई है हाईवे को भी और अक्साई चिन को भी। इसके साथ वो डायरेक्ट ही नुब्रा वैली और नुब्रा वैली से साइचन ग्लेशियर जा सकता है। और ऐसा ही नहीं, इसके अंदर दोनों का क्लूजन हो सकता है, वेस्ट से ले पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान से और ईस्ट से अक्साई चिन से चीन, जो कि एक प्रकार डायरेक्ट नुब्रा वैली और आपका साइचन ग्लेशियर में जा सकता है। इसका मतलब अगर वो डेप्सांग में बैठा रहता है तो तलवार आपके ऊपर है। जब तक वो डेप्सांग से वापस नहीं जाता, यह भारत के लिए खतरा है। तो मैं ये कहता हूं कि जो आप एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आपने लिया था क्लास रेंज को, वो अगर आप दे देते हो, अगर ऐसा तो नहीं कि कल को चीन डेप्सांग से जाने से मना कर दे, तो फिर आपके पास क्या है? आप क्लास रेंज को इतनी जल्दी वेकेट क्यों कर रहे हो? आप डेप्सांग की भी साथ में बात करो, पहले डेप्सांग से चीन को वापस भेजो और फिर क्लास रेंज को, क्योंकि क्लास रेंज तो चीन भी मानता है कि ये जितना रिचिंगला, मगर हिल, गुरंग हिल, स्पांगुर गैप भारत का हिस्सा है। अगर भारत का हिस्सा है तो फिर भारत उसको क्यों छोड़ रहा है? तो ये जो क्वेश्चन है ये एक प्रकार से आपको डाउट डालते हैं। मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट पूरी ट्राई कर रही है, गवर्नमेंट की एक अच्छी कोशिश है,
और गवर्नमेंट ने जो किया है नॉर्थ ऑफ पेंगेंगसो में, मैं उससे खुश हूं। पर मुझे थोड़ी सी डाउट साउथ ऑफ पेंगेंगसो और मुझे ये डेप्सांग को लेकर गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स का जो इलाका है उसकी अभी खुलकर चर्चा नहीं हो रही है। और ऐसे में 3 दिन पहले एक बयान आता है, सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जनरल वीके सिंह की बात कर रहा हूं मैं, विवेक आरजू साहब, क्योंकि आप करियर डिप्लोमेट रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि चीन जितनी ट्रांसग्रेशंस करता है हम उसकी 5 गुना करते हैं। तो ये फैसला जब सार्वजनिक किया जाता है उससे पहले केंद्रीय मंत्री का ये बयान, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मौका दे दिया क्या चीन को, कि केंद्रीय मंत्री जो सेना अध्यक्ष रह चुके हैं वो कह रहे हैं नहीं हमने चीन से 5 गुनी ट्रांसग्रेशंस कर रखी हैं। मेरा मानना यह है, हैसियत एक पूर्व राजनयिक के हैसियत से, कि केंद्रीय मंत्रियों को जब ऐसे नाजुक मामले चर्चा में हैं और जिस पे नेगोशिएशन चल रहे हैं तो चुप्पी साधनी बेहतर। अब इन्होंने, जनरल साहब बड़े अनुभवी आदमी हैं, अब पहले आपने सही कहा सेना अध्यक्ष थे, अब मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया वो तो वही जाने बता सकते हैं। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि उन्होंने अपने बयान के बाद एक शब्द नहीं कहा, कोई सफाई ना उन्होंने दी ना भारत सरकार के किसी नुमाइंदे ने। तो उससे ऐसा ही लगता है कि जैसे मैंने कहा कि चुप्पी साधनी बेहतर है। लेकिन एक राजनीति तलाशने लगते हैं ना, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, विपक्ष सवाल उठाएगा। अब आप ऐसी बात कह दें कि देखिए ताल ठोकने वाली बात हो गई ना विवेक आरजू साहब। मैं बिल्कुल डायरेक्ट हो रहा हूं कि देखिए अरे ये चीन क्या है, हम तो इनसे ज्यादा ट्रांसग्रेशन करते हैं। आप देश को ये बता रहे हैं 43,000 वर्ग किलोमीटर इलाका चीन हमारा कब्जा किए बैठा है, हम बता रहे हैं 5 गुनी उनसे ज्यादा ट्रांसग्रेशन करते हैं। नहीं, देखिए इसको जरा संजीदगी से देखा जाए। ये एक विवाद का मामला तो है। बीजेपी ये इल्जाम हमेशा लगाता है कांग्रेस पर कि भाई तुमने दे दिया इलाका, और कांग्रेस आज के दिन मौका ढूंढ रही है कि बीजेपी पर इल्जाम लगाए कि तुमने भी गलतियां की आज तक। तो उसको तो हम दूर रखें, बिल्कुल दूर रखेंगे। एक जो इम्पोर्टेंट बात जो अभी जो चर्चा हो रही थी, जो मुझे भी लगता है, मैंने भी काफी नेगोशिएट किया है, चीन से नहीं लेकिन और देशों के साथ। तो एक होता है नेगोशिएशन जो कि एक पूरे पैकेज में होता है, कि आपका जो एडवांटेज है वो आप अपने पास रखते हैं जब तक कि पूरा पैकेज डिस्कस नहीं हो जाए और एक प्रकार से उस पैकेज में आपकी जो डिसएडवांटेज है वो एड्रेस हो जाए आपके एडवांटेज से। तो एक इक्वेशन बन जाता है। दूसरा नेगोशिएशन स्टेजेस में हो। सरकार ने ये कहा अब कि हम स्टेजेस में कर रहे हैं। पहला स्टेज में जो राजनाथ जी का बयान है वो मैं दोहराऊंगा नहीं। अब सवाल यही उठता है, इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा कि इस वक्त का मूल्यांकन करना मुश्किल अभी हम जो ये चलाने लगे ऐसा हो गया अभी देखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर ऐसे में देखिए आम आदमी की दिलचस्पी किस बात में होती है जनरल गुरमीत? आम आदमी कहता है, और ये नैरेटिव बनाते हैं हमारे राजनेता, हमारे राजनीतिक दल, हमारे 20 जवान शहीद हुए, इसे तो कोई नकार नहीं सकता। फिर कहा गया इनके एक एक कतरे का इनका बलिदान जाया नहीं जाएगा, हम बदला लेंगे। बदला ले लिया है क्या हमने? देखिए जो आपने बात की है बहुत नाजुक बात है। ये आपने देखा कि ये जो 15 जून गलवान का इंसिडेंट हुआ था उसके लिए भारत ने 1 महावीर चक्र और 5 वीर चक्र दिए हैं। ये पहले किसी युद्ध में इतना एक इंसिडेंट के लिए नहीं दिए गया। तो इसका महत्व क्या है ये आप समझ सकते हैं। दूसरी बार आपने ये कहा कि उनकी जो कुर्बानी दी है जो उसका आप मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो अभी हुआ है 2020 के अंदर में जो 15 जून को और जो 29 अगस्त को किया है, ये मिलिट्री गाथा में एक एग्जाम्पल है। ये पहली बार है कि पीएलए को उसका मुंह दिखाया है। पहली बात है
कि भारत ने ऐसा प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन किया है कि पूरी स्थिति को चेंज कर दिया है। और जो अभी 11 फरवरी को हुआ है, जिसके अंदर में दोनों ही साइड ने एग्री किया है कि डिसएंगेज करेंगे, ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि भारत ने एक अपना आधार बनाया, एक बॉटम लाइन बनाया और एक पॉइंट लिया कि देखिए जो प्री अप्रैल 2020 वाली पोजीशन वहां पर जाना है, वो एक बॉटम लाइन है। वहां चले गए हैं क्या जनरल गुरमीत? अप्रैल की यथास्थिति कायम हो गई है पैंगोंग सो में? देखिए आज जो हुआ है, जिस प्रकार से टैंक्स गए हैं, जिस प्रकार से वहां पे 100 गाड़ियां आई हैं जवानों को ले जाने के लिए, और ये आप बारीकी से संदीप जी देखिए 3 वर्ड जो हैं, फेज, कोऑर्डिनेशन और जो कहा है कि वेरिएबल तरीके से। पक्की बात है कि हमारे को चीन के ऊपर में, पीएलए के ऊपर में विश्वास नहीं है। हमको कॉशन रहने की जरूरत है, हमको प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। और जो जनरल अश्विनी साहब बता रहे थे, वो भी उसी से निकलता है ओपिनियन कि हमको हर एक चीज को बहुत एक गहरे तरीके से देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हमारे से कोई गलती हो, क्योंकि जो 2020 में भारत ने किया है वो एक काबिले तारीफ है, जो भारत की एक खास विक्ट्री है। क्योंकि तो हमें मतलब अर्ली सेलिब्रेशंस करने की जरूरत नहीं है। पर देखिए जनरल गुरमीत ने कहा और वो बात सही है, 1 महावीर चक्र, 5 वीर चक्र दिए गए, लेकिन वीर चक्र और महावीर चक्र, हमारे जवान वीर हैं, उनकी बहादुरी पर पूरे देश को, किसी को भी कोई संशय नहीं है, लेकिन कीमत भी तो चुकानी पड़ती है ना। कोई हमारे साथ गुस्ताखी करेगा तो कीमत चुका दी है चीन ने, देखिए, या चुकाने पर मजबूर कर दिया है हमने। देखिए संदीप, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत, हमारे पास एक बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा मौका था, अच्छा मौका है। मैं समझता हूं अगर, और एक बात मेरी और है, कौन कहता है कि भाई ये जो कंप्लीट कैलाश रेंज जो है ये हमारी नहीं है? पहले उस आदमी से पूछो भाई, कैलाश रेंज हमारी है, हमने डिप्लॉय कर दिया आज तक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। जब अक्षय चिन्ह हमारा है, जब वो हम उसकी परसेप्शन को मारो, हमारी परसेप्शन तो है कि हमारा इलाका है, ट्रीटीज कहती है हमारा इलाका है। रेंज से हम विड्रॉ कर रहे हैं ना। पर क्यों? मैं कहता हूं अपनी टेरिटरी से क्यों? वो तो हमारा ट्रम्प कार्ड है ना, उसके बेसिस पे आप बाकी सारे, मैं कहता हूं यहां जैसे दोनों जनरल्स मानेंगे, आज तक उसने मैप एक्सचेंज नहीं कर रखे साहब, ईस्ट लद्दाख के, उससे एक्सचेंज कराइए, ये मौका है। कोई भी जल्दी में, जल्दबाजी में हमें आवश्यकता नहीं है। देखिए ये कह रहे हैं 70 साल से एलसी, ये हमारा तजुर्बा है, गलतियां होती है, अगर एलसी पे गलतियां हुई है तो एलएसी पर भी होंगी, लेकिन हम एलएसी पर आज बहुत मजबूत स्थिति में है। इंडियन आर्मी ने, विकास ने, इंडियन स्ट्रैटेजिक थिंकर्स ने, इंडियन जनरलशिप ने एक बहुत अच्छा बोल्ड मूव लिया। उस स्ट्रैटेजी को मत लूज कीजिए किसी भी हालत में, मेरा अपना मानना है। जी, जो विवेक आर्जू साहब कह रहे थे, जब भी नेगोशिएशंस होती हैं वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज हो और उसमें अपनी जो ताकत होती है, अपनी स्ट्रेंथ होती है, उसको गिव अवे नहीं किया जाता है। आपका टेक? पहले तो ये मैं कहना चाहता हूं, मैं अभी संपर्क में हूं उसी एरिया में, 15 से 20 टैंक्स वहां से हटे गए हैं। जो लोग कह रहे हैं कि 200 टैंक यहां से चले गए, उधर आ रहे, उधर जा रहे हैं, ये कोई क्रेडिबल न्यूज नहीं है। ठीक है, बहुत कॉशियसली विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग भी, और वो लोग भी शायद सोच समझ के पीछे जा रहे होंगे, लेकिन वो तेज गति से टैंक को भगा रहे हैं, तो वो ये दिखाना चाहता है कि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, उसी तेज गति से वो वापस भी आ सकते हैं, वो ये दिखाना चाहता है। पर चाइनीज बड़ा सोच दूसरे ढंग से सोचता है वो, लेकिन हमारी तरफ से कोई चांस नहीं ले रहे हैं। जो आपको कैलाश रेंज कह रहे हैं, हम तो नहीं कहते उसको कैलाश रेंज तो अभी नया नाम दिया है, हम लोग उसको दोर्जे कुंगुम बोलते हैं। तो ये स्पंगुर का एरिया है, हमें पता है उस एरिया में ऐसा कोई सिचुएशन होने वाला नहीं है और फ्रिक्शन पॉइंट से कोई फौज अभी हटे नहीं है। तो ये कह देना कि भारत ने छोड़ दिया कैलाश रेंज, ये सब अभी सुनी बातें हैं, कुछ होगा नहीं। दूसरी बात यह है कि जिस लेवल पे, जो फौज के लेवल पे जितना होना था अब हो गया। इससे आगे बढ़ने के लिए डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इंटरवेंशन चाहिए। अगर पॉलिटिकल इंटरवेंशन में ये कह रहा हूं कि मैसेजिंग अब अच्छा होना चाहिए। अगर टीवी वाले ये बताएंगे चीनी घबरा गए, वो भाग रहे हैं, फिर वो वापस आएगा। तो एटमॉस्फेयर को
कंड्यूसिव बनाने की जरूरत है। जनरल अश्विनी सिवाच, 1 मिनट है सर बस मेरे पास, आई हैव कंप्लीटली रन आउट ऑफ टाइम। अभी हमें देखिए जल्दबाजी तो करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है भगा दिया, छका दिया, ड्रैगन को पछाड़ दिया, ऐसी तो स्थिति नहीं है। उसके लिए हमें वेट एंड वॉच करना होगा। आगे हमें किस एक अहम पहलू आपकी निगाह में जिस पर ध्यान रखना चाहिए, फौज ने अपना काम कर दिया, सफदर साहब कह रहे हैं, अब पॉलिटिकल और डिप्लोमेसी के हाथ में है बागडोर। देखो संदीप, बहुत बड़ा साफ सुथरा है, जिसे बिशंबर जाल साहब भी बोल रहे थे। देखो जो क्लास रेंज, जो आपकी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था, हाजीपीर में आपने 1965 में हाजीपीर को जीता, मगर ताशकंद में आपको प्रेशर में देना पड़ा। और ऐसी ही अहमियत है इस क्लास रेंज की आज की तारीख में। क्लास रेंज के लेने से ही चीन आज प्रेशर में है, आपसे निगोशिएट कर रहा है। अगर आप क्लास रेंज देते हैं तो आपका जो लीवरेज है देपसांग से वो खत्म हो जाएगा। आप सफदर साहब कह रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम पीछे हट जाएंगे। चला जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संदीप कि आपको प्रेशर डालना पड़ेगा चीन के ऊपर कि देपसांग से भी वापस जाए, क्योंकि अगर देपसांग से वापस नहीं जाता तो तलवार आपके सिर पे है। आपका साइचन ग्लेशियर और नुब्रा वैली डायरेक्ट आ सकता है, और वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं सब सेक्टर नॉर्थ से आप जा सकते हो ईस्ट में साइचन की तरफ, और वेस्ट में आप जा सकते हो गिलगित बाल्टिस्तान में। तो वो एक प्रकार अपने आप को बचाव कर रहा है। मगर ऐसे में जब आपके पास क्लास रेंज है जिसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, उसको आप इतनी जल्दी मत खोए। अगर आप तो ठीक है, ये वक्त जल्दबाजी का नहीं है, नारेबाजी का नहीं है। अभी चीन के साथ जो तकरार है, जो टेंशन्स हैं, वो अभी बरकरार हैं। ये सिर्फ पहला चरण है। चरणबद्ध तरीके से क्या होता है वो फिर से, मैं किसान आंदोलन के बारे में भी कहा था कि जाट ने जब मरा जानियो जब तेरामी हो ले। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अर्ली सेलिब्रेशंस ना करें। चीन की मंशा, उसकी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, सलामी स्लाइसिंग की पुरानी आदत है। तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और सफदर साहब ने बिल्कुल सही कहा, फौजी तो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है, चीन को छका दिया है। अब उसे राजनीतिक मेज पर और कूटनीति की मेज पर भी छकाना है। हमें यह कतई नहीं भूलना है कि 43,000 वर्ग किलोमीटर इलाका आज भी हमारा इलाका चीन के कब्जे में। ये ध्यान रखिएगा। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडिया नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। policybazaar.com। राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है। मेघदूत मधुशून्य, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में सहायक। कल्याण ज्वेलर्स, भरोसा ही सब कुछ है। सोचा क्यों ना पकोड़े बनाए जाए। पकोड़े की तारीफ सुनते ही कहेगी मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं, पर बने हैं राजधानी बेसन से।